हम देख रहे हैं घटना चक्र सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसका हम पहला चैप्टर देख रहे थे, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका हम थ्योरी पार्ट देख चुके हैं। अब हम एमसीक्यू पार्ट पर चलेंगे। तो एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम इसमें देखेंगे 1 से 20 तक का देखेंगे और उसके बाद फिर अलग 20 से आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, ट्रेड इंडिया में जो ट्रेड पर मोनोपोली था, उसको किस एक्ट के तहत ख़त्म किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और नॉन ऑफ दी एबव। तो इसमें जो मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ख़त्म किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था कि मोनोपोली जो था उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ख़त्म कर दिया गया था, जबकि चाय का यानी टी मोनोपोली रहने दिया गया था और ट्रेड विथ चाइना को रहने दिया गया था। और उसको भी ट्रेड विथ चाइना और टी का भी जो मोनोपोली था वो 1833 में ख़त्म कर दिया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसका जो राइट आंसर था, मोनोपोली कंपनी का ट्रेड में ख़त्म कर दिया गया था इंडिया में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट देखते हैं। By which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss budget। तो बजट डिस्कस करने का जो पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंडिया का था, उसको किस एक्ट में दिया गया था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, 1990। तो इसमें जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 में, उसमें इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको बजट डिस्कस करने का पावर दिया गया था, जबकि उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का पावर नहीं दिया गया था। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जो पूछने का जो पावर था, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में भी दे दिया गया था। लेकिन अगर सिर्फ कहा जाए कि बजट डिस्कस करने के लिए, तो बजट डिस्कस करने के लिए उनको इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में दे दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। In which of the following act the provision was made for establishment of Supreme Court at Kolkata। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें जो था हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कोलकाता में, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। और ये जो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, वो 1774 में बनाया गया था फोर्ट विलियम में। और इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। नेक्स्ट, with reference to the constitution, with reference to the establishment of Supreme Court, which of the following statement is correct। तो इसमें देखते हैं, पहला दिया द सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता वाज एस्टेब्लाइज एट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, है ना। तो जो इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 के तहत हुआ था। सही है, कोलकाता में, है ना। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, लेमाइस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। तो
लेमाइस्टर तो नहीं थे चीफ जस्टिस जो पहले थे एलिजा इम्फे थे। एलिजा इम्फे हमारा फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। तो यहाँ पर जो होगा हमारा 1 ओनली सही होगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लाइज किया गया था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये सही है, जबकि चीफ जस्टिस जो पहले थे लेमाइस्टर वो नहीं थे, एलिजा इम्फे थे। नेक्स्ट देखते हैं। By which of the following act was the federal court in India created? फेडरल कोर्ट जो बनाया गया था किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो हमारा जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था वो हमारा बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1937 में बनाया गया था। तो इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 नहीं, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये भी नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दी एबव सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लाइज इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस ईयर में किया गया था? तो अभी देखें कि 1937 में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। In the context of Indian history, the principle of diarchy refer to। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरकी हमको क्या कहता है? किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो डायरकी जो लाया गया था तो उसका क्या कॉन्सेप्ट था इंडियन हिस्ट्री में उस चीज़ को, और इस दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ है। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेज। सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हाउस में जो डिवाइड किया गया था इसको हम बोलते थे बाईकैमरलिज्म, है ना। बाईकैमरलिज्म। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट इज दैट सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ये तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना। फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये भी नहीं होगा। फिर हैविंग 2 सेट ऑफ रूल, 1 इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, ऐसा कुछ तो था नहीं। उसके बाद डी दिया हुआ डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेज इनटू 2 कैटेगरी। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेज इनटू 2 कैटेगरी। जो प्रोविंसेज में जो 2 सब्जेक्ट दिया गया था उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था। हाँ, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक को रिजर्व सब्जेक्ट में बांटा गया था। तो ये हमारा डायरकी का ही कॉन्सेप्ट था कि प्रोविंसेज का जो लेजिस्लेशन का जो सब्जेक्ट था उसको 2 पार्ट में बांटा गया था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये अंडर बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट सेंटर लेवल। सेंटर लेवल पर डायरकी किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जो हमारा प्रोविंसेज में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था, और जो हमारा सेंटर में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। यानी राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 1935 हो जाएगा डायरकी। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following act set up diarchy system at center level?
तो कौन सा एक्ट है डायरकी सेंटर लेवल में? अभी देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत डायरकी सेंटर में किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या किया गया था? ये प्रोविंसेस में किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, कॉमनल इलेक्टोरेट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बजट डिस्कस करने के लिए मिला था। यहाँ पर सही आंसर ये है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। The Act of 1909 was associated with introduction of separate electorate। हाँ सही है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था हमारा वो एक्ट ऑफ 1909 में आया गया था, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको कहा गया था। तो मॉर्ले को फादर ऑफ, मिंटो को फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट कहा गया था। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है 1909 में आया था। डिसेंट्रलाइजेशन तो हमारा 1861 में शुरू हो गया था डिसेंट्रलाइजेशन। डायरकी 1919 में आया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये हमारा पहले था 1857 से बिफोर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following are the principal feature of the Government of India Act 1909? गवर्नमेंट फीचर क्या था 1919 का? तो 1919 का द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। तो ये सही है, किस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस में डायरकी लाया गया था, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट 1919 में। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये तो नहीं, ये तो 1909 में आया था, तो ये नहीं होगा। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। हाँ, डिवोल्यूशन किया गया था, हस्तांतरण हुआ था लेजिस्लेटिव पावर का जो है हमारा प्रोविंसेस में। इस समय जो उनको लेजिस्लेट करने का पावर किया गया था ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में। तो ये वाला तीसरा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ ये 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किस एक्ट के तहत आया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑटोक्रेसी दिया गया था, तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो हमारा प्रोविंसेस था उनको पावर दे दिया गया था, फुल्ली पावर ऑटोनोमी कर दिया गया था कि आप अपना लॉ बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, और उसमें कोई भी ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट नहीं रखा गया था और ये पूरा ऑटोनोमी दे दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आया था। नेक्स्ट, The Indian legislature was made bicameral for the first time। इंडियन लेजिस्लेचर जो है बाइकैमरल कब किया गया था पहला टाइम? तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरलिज्म किया गया था सबसे पहले 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाइकैमरलिज्म डायरकी आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990।
नेक्स्ट, which of the following act introduce a bicameral legislature at center? bicameral legislature सेंटर में ही आया था सबसे पहले, जो कि आया था 1919 एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट देखते हैं, the power of the president to issue ordinance is relic of। तो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर था, ऑर्डिनेंस इशू करने का, वो कहाँ से लिया गया था, ये सोर्स क्या था? तो हमारा जो ऑर्डिनेंस पास करने का जो सोर्स है अभी जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जबकि ऑर्डिनेंस पास करने का गवर्नर जनरल जो थे, है ना, गवर्नर जनरल वाइसराय ऑफ इंडिया को जो पावर दिया गया था ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, वो हमारा दिया गया था 1861 के चार्टर एक्ट में, चार्टर नहीं, काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट 1861 के में दिया गया था कि गवर्नर हमारा जो इमरजेंसी सिचुएशन है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और उसका वैलिडिटी 6 मंथ तक रहेगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस पास करने का जो सोर्स हमारा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। नेक्स्ट देखते हैं, Which act of the first time made it possible for Indian to take some share in the administration of the country? किस एक्ट में इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर मिला था, है ना, यानी इंडियन मेंबर अब लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते। तो फर्स्ट टाइम जो था 1857 के रिवोल्ट के बाद हमारा क्या किया गया था कि काउंसिल ऑफ 1861 जो एक्ट था तो उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को लाया गया था प्राइवेट मेंबर के रूप में। तो ये जो प्राइवेट मेंबर थे उसमें राजा ऑफ बनारस को किया गया था, फिर महाराजा ऑफ पटियाला और उसके बाद सर दिनकर राव, 3 लोगों को लिया गया था। यानी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हमारा इस चीज़ को किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में लिया गया था, इंडियन मेंबर को भी शामिल किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट as in Constitution of India is based on which of the following plan? The distribution of power सेंटर और स्टेट के बीच था वो किस एक्ट के तहत किया गया था? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो टोटली कर दिया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये पूरा ऑटोनॉमी दे दिया गया था कि प्रोविंसेज अपना एक्ट रेगुलेट कर सकता है, एक्ट बना सकता है, कुछ भी रूल लॉ बना सकता है। तो सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था, यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, A federal system and diarchy at central was introduced in India was। तो फेडरल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सेंटर और जो हमारा प्रोविंसेस था उसके सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया था, यानी सेंटर
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया था। तो फेडरल सिस्टम जो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डायरकी भी सेंटर में जो हमारा लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लाया गया था। यानी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा द एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट देखते हैं। The provision for the establishment of All India Federation was included in ऑल इंडिया फेडरेशन जो है किस एक्ट के तहत आया था? तो ऑल इंडिया जो फेडरेशन था वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। हमारा जो ऑल इंडिया फेडरेशन था इसमें क्या था कि जो हमारा प्रोविंसेज है और जो हमारा प्रिंसली स्टेट है इनको एक यूनिट के रूप में रखा जाएगा, जबकि जो हमारा प्रिंसली स्टेट थे इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इसलिए ये ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाया था। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।